नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पाठशाला 2.0 पर। आपको सबसे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और दिवाली को खूब एंजॉय कीजिए, खूब पटाखे जलाइए, फोड़िए। ठीक है। आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक जो पहले हिस्ट्री के जो टॉपिक है उनमें जो मुगल काल है, मुगलों का आगमन, जो भारत में मुगलों का पहली बार आगमन कहाँ से हुआ वो हम, और पहले बार जो आक्रमण किए गए भारत पर, उनकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो मुगल कहाँ से आए भारत में? तो मुगल काल पढ़ने के लिए प्रथम जो मुगल बादशाह जो भारत में आया उसके बारे में जानकारी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बाबर बाबर ठीक है, बाबर जो है वो मुगल है। ठीक है, अब मुगल जो शब्द है उसका अर्थ है, मुगल जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है मंगोल। बाबर जो है वो मुगल है और जो मुगल शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है मंगोल। ठीक है, तो एक मंगोल आक्रांता था, चंगेज खां। मंगोल आक्रांता था चंगेज खां। ठीक है, और जो तुर्क होते हैं, एक मंगोल आक्रांता था चंगेज खां। इसकी जो 13वीं पीढ़ी होती है, 13वीं पीढ़ी में एक लड़की होती है, ठीक है, कुतलुक निगार खां। मंगोलों की जो चंगेज खां है उसकी 13वीं पीढ़ी में एक लड़की होती है, कुतलुक निगार खां, ये नाम ध्यान रखना। और जो तुर्क होते हैं उनकी चौथी पीढ़ी में एक लड़का होता है, तुर्क। चौथी पीढ़ी में लड़का होता है उमर शेख। फिर आगे एक नाम आएगा अहमद शेख, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये उमर शेख है, उमर शेख। ठीक है, तो उमर शेख और कुतलुक निगार का विवाह होता है और उनके विवाह में जो उनके बाद जो उनका पुत्र होता है उसका नाम है बाबर। 14 फरवरी 1483। डेट वैसे नहीं भूलोगे आप, 14 फरवरी, कुछ लोगों को स्पेशल होगी। बाबर ध्यान रखना है, 14 फरवरी 1483। बाबर मूलतः मुगल था। मुगल फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मंगोल होता है। मंगोलों में चंगेज खां करके जो शासक है उसके 13वीं पीढ़ी में एक लड़की होती है, कुतलुक निगार खां। और जो तुर्क होते हैं उनकी चौथी पीढ़ी में उमर शेख करके एक लड़के का जन्म होता है, उमर शेख। ठीक है, और इन दोनों की विवाह के पश्चात जिनका जन्म होता है, बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को। ठीक है, पर ध्यान रखना मंगोलों की ये 13वीं पीढ़ी है तो बाबर जो है वो 14 हुआ, तो मंगोलों की 14वीं पीढ़ी, और तुर्कों की ये चौथी है तो तुर्कों की ये 5वीं पीढ़ी। मतलब मंगोलों की 14वीं पीढ़ी में बाबर का जन्म और तुर्कों की 5वीं पीढ़ी में बाबर का जन्म। ठीक है, इसमें तुर्क प्लस मंगोल दोनों का खून है, तुर्क प्लस मंगोल दोनों का खून है। अब बाबर जो है उसका जो पूरा नाम है जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये नाम पूछा जाता है कभी भी, ध्यान रखना, जाहिरुद्दीन। एक जलालुद्दीन भी होता है, वो जलालुद्दीन इनका नहीं है,
ठीक है, जाहिरुद्दीन ध्यान रखना, मोहम्मद बाबर, जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर, ठीक है। अब बाबर जो है, जो जब 11 वर्ष की आयु में था, 11 वर्ष, 11 वर्ष की आयु में उसके पिता जो थे उमर शेख, उनकी मृत्यु हो जाती है। जो ये पिता है उनकी मृत्यु हो जाती है जब बाबर 11 वर्ष का था। और मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर जो है वो फरगाना का शासक बनता है। फरगाना जो कि अफगानिस्तान में है। ठीक है, फरगाना का शासक बनता है बाबर मात्र 11 वर्ष की आयु में। और 1494 94 में, 1494 में बाबर पर जो फरगाना जो है जहां का शासक बनता है, यहाँ पर एक आक्रमण होता है 1494 में। मिर्जा अमर शेख करके एक व्यक्ति था। ठीक है, ये भी मिर्जा लगाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मिर्जा, ये उमर शेख है। मैंने बोला था अहमद शेख एक दूसरा नाम है, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों नामों में। इसका आक्रमण होता है फरगाना पर 1494 में, 94 में, 1494 में। और फरगाना पर अधिकार कर लेता है, फरगाना पर अधिकार कर लेता है और बाबर को यहां से भागना पड़ता है। बाबर को फरगाना से भागना पड़ता है 1494 में मिर्जा अहमद शेख के आक्रमण के पश्चात। ठीक है, और 1496 में, कुछ समय बाद 1496 में ये जो मिर्जा अहमद शेख है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये 1494 में तो अधिकार करता है और 1496 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1496 में जब इसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद बाबर वापस, जो बाबर है वो फरगाना पर वापस अधिकार कर लेता है, पुनः अधिकार। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में उसके पिता का देहांत के बाद फरगाना का शासक बनता है। और जैसे ही वो शासक बनता है 1494 में मिर्जा अहमद शेख द्वारा फरगाना पर आक्रमण किया जाता है और 1496 में मिर्जा अहमद शेख की मृत्यु हो जाती है और पुनः बाबर फरगाना का शासक बन जाता है। ठीक है, तो 1496 में बाबर जो है वो समरकंद पर आक्रमण कर वहां पर अधिकार कर लेता है। समरकंद करके एक जगह है अफगानिस्तान में, वहां पे बाबर जो है वो आक्रमण करता है 1496 में ही, इसी साल 1496 में। समरकंद पर आक्रमण कर वहां पे बाबर जो है वो अधिकार कर लेता है और मात्र 100 दिन का शासन, 100 दिन तक शासन करता है। ज्यादा शासन नहीं कर पाता, मात्र 100 दिन तक इसका अधिकार रहता है। उसके बाद उज्बेकों का आक्रमण होता है। ठीक है, ये इतना एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। ठीक है, मैं इसके बाद और शुरू करता हूँ। कहाँ गया? ठीक है, 100 दिन तक अधिकार रहता है, उसके बाद उज्बेकों का आक्रमण होता है यहाँ पे। उज्बेक, ठीक है, जो उज्बेक होते हैं वहां अफगानिस्तान में, उनका आक्रमण होता है। 100 दिन तक उसका शासन रहता है समरकंद पर। उसके बाद उज्बेकों का यहाँ पे आक्रमण होता है। उज्बेकों का मतलब, इसमें जो सेनापति था इनका शेवानी खां। नाम ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, पिता का नाम और वो जो आक्रमण करता है उसका नाम पहले,
और अब जो है उज्बेक जो एक जो सेनापति होता है शेबानी खा करके उज्बेकों का, उसके द्वारा समरकंद पर आक्रमण किया जाता है। मात्र वो 100 दिन तक बाबर वहां पे शासन करता है। उसके बाद उज्बेकों का जो आक्रमण होता है और फरगाना और समरकंद जो दोनों जगह है, और दोनों को जो उज्बेक है वह बाबर को वहां से भगा देते हैं। बाबर यहाँ से हार जाता है और बाबर की स्थिति है वो यायावार के हो जाते हैं। यायावार यानी घुमक्कड़ घुमक्कड़ जैसी स्थिति बाबर की हो जाती है। और ये जो शेबानी खां है वह समरकंद और फरगाना दोनों जगह पर अपना अधिकार कर लेता है। बाबर यहाँ से फारस चला गया, फारस चला जाता है। फारस करके एक जगह है, बाबर यहाँ से फारस चला जाता है और यहाँ पे शाह इस्माइल करके एक व्यक्ति है जो इसको शरण देता है, शाह इस्माइल। बाबर यहाँ से फारस चला जाता है जो समरकंद और फरगान को हारने के बाद, और फारस में शाह इस्माइल वहां का जो शासक है वो इनको शरण देता है बाबर को, और दो शर्तें रखता है। दो शर्तें, ठीक है, दो शर्तें रखता है शरण देने के लिए। बाबर को जो शरण देता है उसके पीछे दो शर्तें होती है। जो व्यक्ति है शाह इस्माइल, उसकी दो शर्तें होती है, ठीक है। पहली जो शर्त है वो है सियामत जो है ना, जो मुसलमानों में जो चलता है, सियामत को बाबर अपनाए और उसका प्रचार करे। सियामत को अपनाना है और उसका प्रचार करना है। और दूसरी जो शर्त है वो शाह इस्माइल जो रखता है, काबुल जो एक जगह है अफगानिस्तान में, काबुल पर अधिकार कर शाह इस्माइल को सौंपनी है। काबुल पर अधिकार करना है और शाह इस्माइल को सौंपनी है, ठीक है। बाबर जो है फरगाना पर अधिकार कर लिया पुनः। जो शाह इस्माइल है वो इनको सेना देता है बाबर को। तो बाबर क्या है, पहले जो हार गया फरगाना, पर वापस अधिकार कर लेता है, पुनः अधिकार, ठीक है, पुनः फरगाना पर अधिकार कर देता है। इसको बाबर को सेना कौन देता है, शाह इस्माइल, दो शर्तों के साथ, सियामत का प्रचार और काबुल पर अधिकार करके शाह इस्माइल को सौंप दे। पहले पर बाबर जैसे ही सेना मिलती है फरगाना पर आक्रमण करता है और फरगाना को अधिकार कर पुनः अधिकार कर लेता है, और 1502 में समरकंद पर आक्रमण करता है। पहले फरगाना पर अधिकार कर लेता है, फिर 1502 में समरकंद पर आक्रमण। समरकंद पर आक्रमण करता है। अब समरकंद पर जैसे ही वो आक्रमण करता है, समरकंद का जो मतलब जो समरकंद में जो पहले शेबानी खां करके जो सेनापति था, शेबानी खां जो उज्बेक था, उसका शासन होता है तब समरकंद पर शेबानी खां, और शेबानी खां और बाबर के मध्य युद्ध होता है। (1502) में शेबानी खां और बाबर के मध्य जो समरकंद है उसको लेके युद्ध होता है। इस युद्ध को सरयू पुल का युद्ध, सरयू पाल का युद्ध भी कहते हैं। सरयू पुल या सरयू पाल का युद्ध भी कहा जाता है। और बाबर सरयू पाल, याद रखना, सरयू पाल। और इस युद्ध में बाबर हार जाता है, ठीक है, और शेबानी खां है वो जीत जाता है इस युद्ध में, और बाबर हार जाता है इस युद्ध में, ठीक है। फिर यहाँ से बाबर यहाँ से हार जाता है। उसके बाद 1504 में बाबर जो है वो काबुल पर आक्रमण करता है।
यहाँ से हार के चला जाता है। तो उसके बाद सेना थी शाह इस्माइल की, तो वो काबुल पर आक्रमण करता है और काबुल पर आक्रमण कर जो काबुल जो था, जो उसने वादा किया था कि इस जीत के शाह इस्माइल को सौंप देगा। पर जो ये समरकंद का आक्रमण है जिसमें बाबर हार जाता है, तो बाबर के हारने के बाद जो शेबानी खां करके जो शासक है, वो बाबर की जो बहन है खानजादा बेगम, उसको ले जाता है, वहां से उठा ले जाता है इस युद्ध में। ठीक है, समरकंद के युद्ध में बाबर की बहन को जो ये शेबानी खां है, शेबानी खां, ठीक है, यह खानजादा बेगम, खानजादा बेगम जो है बाबर की बहन है, वो बाबर की बहन को उठा ले जाता है और इनसे कुछ समय बाद विवाह कर लेता है। और 1457 से 1507 तक, ये तो ध्यान रखना, ठीक है, इनसे विवाह कर लेता है। और 1497 से 1507 तक बाबर 3 विवाह करता है। इस कार्य का इस मतलब इस समय के मध्य में बाबर 3 बार 3 विवाह करता है। जिन और इसी समय वो मिर्जा की उपाधि त्याग कर देता है और बादशाह की उपाधि धारण करता है। पहला मुगल बादशाह था, मुगल था बाबर, जो बादशाह की उपाधि धारण करता है इसी समय के दौरान। और प्रथम शासक है जो बाबर मिर्जा बादशाह की उपाधि धारण करता है। और 6 मार्च 1508 को हुमायूं का जन्म होता है। ठीक है, बाबर का पुत्र है हुमायूं। 6 मार्च 1508 को हुमायूं का जन्म होता है। और जो बाबर है वो उज्बेक जो होते हैं उनसे तुगलमुआ पद्धति, जो युद्ध की पद्धति है तुगलमुआ, वो आगे पढ़ेंगे हम, ये किस प्रकार से युद्ध होता है वगैरह। उज्बेक जो है, ये उज्बेक उनसे तुगलमुआ तुगलुमा पद्धति, जो युद्ध की पद्धति है वह सीखता है। और इनसे तो जो तोप है उनका सफल संचालन, तोप कैसे चलाई जाती है वह भी उज्बेकों से सीखता है। और जो ईरान है, ईरान से बंदूक चलाना, घोड़ों के जो सफल मतलब संचालन कैसे करना है घोड़ों का, वह सभी बाबर इनसे सीखता है। ठीक है, इनसे सीखता है। और आगे जो है अब इसके बाद जो भारत पर बाबर का आक्रमण होता है, वो आगे नेक्स्ट क्लास में वहां से शुरू करते हैं। भारत में पहला आक्रमण कहां से कहां तक होता है, ये बाबर की मतलब जीवनी है, जो शुरुआत में बाबर क्या करता है, क्या नहीं, कहां से आता है, उसके बारे में ये जानकारी। ठीक है, आगे से नेक्स्ट क्लास में वो शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, थोड़ा सपोर्ट कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।